नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागिन का बलिदान। नागिन का बलिदान, लेखक संदीप गुप्ता, चित्रांकन भालचंद्र मांडके, संपादन विमल चटर्जी। राजा दर्शन सिंह समझदार, विद्वान और प्रजापालक राजा थे। वह अपनी प्रजा की हर सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत चाहती थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था। प्रणाम राजन, आपसे कोई ऋषि मिलना चाहते हैं। ओह, कहाँ हैं वे? वे आपसे एकांत में मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मेहमान खाने में ठहरा दिया है। राजा तुरंत महामंत्री के साथ मेहमान खाने में पहुंचे। प्रणाम मुनिदेव। खुश रहो राजन। आपकी कोई संतान नहीं, यह जानकर हमें दुख हुआ। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता मुनिदेव। मुझे अपना हाथ दिखाएं राजन। ऋषि गौर से राजा की हस्त रेखाएं देखने लगे। रेखाएं देखते देखते अचानक उनके चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। क्या बात है मुनिदेव? आपको मेरी बात शायद बुरी लगेगी राजन, लेकिन फिर भी मैं सच को छुपाना नहीं चाहता। महारानी हेमलता से आपको कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। ओह! सुनकर राजा उदास हो गए और बोले, क्या मैं किसी तरह भी संतान का सुख पा सकता हूँ मुनिदेव, अथवा जीवन भर मुझे इस दुख को सीने से लगाए जीना होगा? संतान प्राप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है राजन। वह क्या मुनिदेव? आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा संभव नहीं हो सकता मुनिदेव। मैं महारानी हेमलता से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, उनके होते दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर राजा ने ऋषि को भोजन कराकर वहां से विदा कर दिया। ऋषि के जाने के बाद दूसरा विवाह करना कोई अपराध नहीं है राजन, लेकिन हमारे विचार से ऐसा करना हेमलता के प्रति एक प्रकार से हमारा अपराध ही होगा, कहकर शोकाकुल राजा अपने शयन कक्ष में चले गए। मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हूँ। शायद इस जन्म में कभी औलाद का सुख नहीं पा सकूंगा। एक दिन मैं आपको कभी पुत्र रत्न नहीं दे सकूंगी स्वामी। तो अगर ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार आप दूसरी शादी कर लें तो आपको पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर ले स्वामी। हम दूसरा विवाह करके तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकते महारानी। अगर आप दूसरा विवाह कर लेंगे तो मुझे खुशी ही होगी स्वामी। आप मेरी खुशी की खातिर ही दूसरी शादी कर लीजिए। हम कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे प्रिय, यह हमारा अटल फैसला है। राजा का अंतिम निर्णय सुनने के बाद महारानी भी उस दिन से उदास रहने लगी। मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ जो महाराज को राजपाट सौंपने के लिए एक सुंदर सा राजकुमार भी नहीं दे सकती। एक दिन महारानी की खास बांदी ने उनसे पूछा, आप इन दिनों बहुत उदास रहने लगी है महारानी जी। क्या आपकी यह नाचीज बांदी आपके दुख में शरीक हो सकती है? महारानी कुछ सोचने के बाद बोली, मुझसे महाराज का गम देखा नहीं जाता बांदी। हमारी शादी को कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं महाराज को अभी तक राजकुमार नहीं दे सकी हूँ। अपने वारिस के विषय को लेकर महाराज हमेशा दुखी रहते हैं। ओह, मेरी समझ में नहीं आता कि महाराज का दुख मैं कैसे दूर करूं। कुछ देर सोचने के बाद बांदी बोली, आप माँ बनने की झूठी घोषणा कर दीजिए महारानी जी। क्या मतलब? इससे क्या होगा? कम से कम महाराज का दुख तो दूर हो जाएगा। लेकिन कब तक? शीघ्र ही जब उन पर यह भेद खुलेगा कि यह बात झूठी है, तो क्या उन्हें पहले से भी अधिक दुख नहीं होगा? मेरे पास एक ऐसी योजना है महारानी जी कि महाराज को वर्षों तक इस सच्चाई का पता नहीं चलेगा। क्या सच? जरा बताओ तो, वह क्या योजना है? तब बांदी महारानी के कान में अपनी योजना बताने लगी। लेकिन बांदी की योजना सुनकर महारानी पहले से भी अधिक उदास हो उठी। आप उदास क्यों हो गई महारानी जी? क्या आपको मेरी योजना पसंद नहीं आई? यह बात नहीं है बांदी। दरअसल बात यह है कि वर्षों बाद भी एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब महाराज को सारी सच्चाई का पता लग ही जाएगा। तब बांदी बोली, आप चिंतित मत होइए महारानी जी, तब हमारे पास वर्षों का समय होगा। इस बीच हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। और बांदी द्वारा काफी ऊंच नीच समझाने के बाद महारानी हेमलता उसकी योजना से सहमत हो गई। फिर एक दिन, मैं माँ बनने वाली हूँ स्वामी। क्या सच प्रिय? हाँ सच। लेकिन क्या हुआ प्रिय? यह तुम बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गई? महारानी ने योजना अनुसार कहना शुरू किया।
बात यह है स्वामी कि एक पहुंचे हुए ऋषि ने मुझे वरदान दिया है। उनके वरदान के प्रताप से ही हमें पुत्र रत्न मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उस समय तक मेरी सिवाय कोई भी राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकता जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। ओह, ऋषि जी ने यह भी कहा है कि जब तक राजकुमार पैदा नहीं हो जाता तब तक आप मेरी सूरत नहीं देख सकते, वरना हमारा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि मैं संतान को जन्म दूं अथवा नहीं। हम हर कीमत पर आपसे एक पुत्र रत्न चाहते हैं प्रिय। विश्वास रखो महारानी, हम ऋषि जी की हर आज्ञा का पालन करेंगे। अच्छा प्रिय, अब हमें इजाज़त दो। हम अभी महामंत्री जी को गरीबों को भोजन और कपड़ा बांटने का हुक्म देते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। और राजा वहाँ से चले गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन ज्यों ज्यों हेमलता के माँ बनने का समय निकट आने लगा त्यों त्यों उसकी चिंता बढ़ने लगी। हम महाराज के साथ विश्वासघात कर अच्छा नहीं कर रहे हैं बांदी। आप व्यर्थ चिंता न करें महारानी जी, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मुझे विश्वास है आगे भी ईश्वर ठीक ही करेगा। लेकिन यदि किसी प्रकार महाराज को सच्चाई का पता चल गया तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे बांदी। आप बेकार का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए महारानी जी, और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब 9 महीने पूरे हो गए तो महारानी ने विवश होकर मां बनने की झूठी घोषणा कर दी और राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार के जन्म लेने की खबर सुनकर प्रजा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार अमर रहे। इस खुशी में पूरी प्रजा को दावत दी जाए महामंत्री जी। जैसी महाराज की आज्ञा। और सुनिए महामंत्री जी, इस वर्ष प्रजा के सारे कर भी माफ कर दिए जाए। बहुत अच्छा महाराज। इधर महारानी अपने शयन कक्ष में बैठी सोच रही थी, महाराज और प्रजा कितनी खुश है, लेकिन जब उन्हें यह पता लगेगा कि मैंने किसी राजकुमार को जन्म नहीं दिया है तो उन पर क्या गुजरेगी। उधर राजा अपने शयन कक्ष में बैठे सोच रहे थे, हम कितने अभागे हैं जो अपने प्यारे राजकुमार की सूरत भी नहीं देख सकते। हम ही क्या, बल्कि उसकी शादी होने तक महारानी को छोड़कर कोई भी उसकी सूरत नहीं देख सकता। 1 महीने बाद, हमारा राजकुमार कैसा है प्रिय? वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप पर गया है स्वामी। महारानी की बात सुनकर राजा बेहद खुश हुए। समय बीतता गया, फिर मास वर्षों में बदले और बीतते समय के साथ 20 वर्ष गुजर गए। एक दिन राजा ने महामंत्री को बुलाया। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ महामंत्री जी, सुनिए, आज हमारा राजकुमार 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन आज तक हम उसकी सूरत नहीं देख पाए हैं। कारण आप जानते ही हैं, हम उसकी सूरत तभी देख सकते हैं जब उसका विवाह हो जाए। अतः हमने फैसला किया है कि जल्द से जल्द राजकुमार का विवाह कर दिया जाए। आपका क्या विचार है? आपने ठीक फैसला किया है महाराज। प्रजा भी अपने प्यारे राजकुमार की सूरत देखने के लिए व्याकुल है। तब आप राजकुमार के लिए कोई सुंदर, सुशील और नेक राजकुमारी तलाश कीजिए। तलाश करने की क्या आवश्यकता है महाराज? मगध देश की राजकुमारी अनुराधा हर तरह से हमारे राजकुमार के योग्य है। बहुत खूब, आप तुरंत मगध देश के राजा के पास हमारा संदेश भेजिए कि हम उनकी बेटी को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। जैसी महाराज की आज्ञा, कहकर महामंत्री वहां से चला गया। उसी दिन, हम राजकुमार की शादी करना चाहते हैं महारानी, और हमने लड़की भी तलाश कर ली है। क्या? उनकी बात सुनकर महारानी व्याकुल नजर आने लगी। लेकिन उसकी दशा से बेखबर राजा बोले, हमारा इरादा था कि राजकुमार 25 साल का हो जाए तब उसकी शादी करें, लेकिन हम उसकी सूरत देखने को तरस गए हैं महारानी, इसलिए शीघ्र ही उसकी शादी करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब क्या होगा? जब महाराज पर असलियत जाहिर होगी तो महाराज मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुम किस सोच में पड़ गई महारानी? मैं राजकुमार की शादी के बारे में ही सोच रही थी। हमारी पुत्रवधू कैसी होगी और वह दिन हमारे लिए कितनी खुशियां लाएगा। उसके बाद कुछ देर बातचीत करने के पश्चात राजा वहां से चले गए। राजा के जाते ही महारानी ने तुरंत बांदी को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर क्रोधित होती हुई बोली, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानती तो इस मुसीबत में नहीं फंसती। मैं 20 साल से जी नहीं रही, बल्कि हर पल सुलग सुलग कर राख होती रही हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ और क्या नहीं, कहाँ से लाऊं इस देश का राजकुमार। सारी बात सुनकर बांदी भी चिंतित हो उठी।
वास्तव में महारानी मुसीबत में है। मुझे इस समस्या का कोई न कोई हल ढूंढना ही होगा। तभी, सुनो रत्ना, यदि तुमने मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सुझाया तो मैं महाराज की नज़रों में गिरने से पहले ही जहर खाकर मर जाऊंगी। मरे आपके दुश्मन महारानी जी, ठहरिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। बांदी काफ़ी समय तक खामोश रही तो महारानी ने पूछा, तुमने कुछ सोचा? हाँ, राजकुमार की शादी अवश्य होगी महारानी जी। उसकी बात सुनकर महारानी और भड़क उठी। अरे मूर्ख, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। जब राजकुमार है ही नहीं तो उसकी शादी कहाँ से होगी? पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए महारानी जी। जल्दी कहो। बांदी ने झट से महारानी को अपनी योजना बताई और प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, क्यों महारानी जी, मेरी यह योजना कैसी रहेगी? माना कि हम झूठ मूठ ही राजकुमार को पालकी में बिठाकर यहाँ से उसकी बारात विदा कर देंगे, लेकिन जब लड़की वाले पालकी का पर्दा उठाएंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा। अवश्य खुल जाएगा, लेकिन हम यह कहकर महाराज से पीछा छुड़ा लेंगी कि हो सकता है राजकुमार रास्ते में ही पालकी से नीचे उतरकर कहीं चले गए हों। उसकी बात सुनकर महारानी काफ़ी हद तक आश्वस्त हो गई। ठीक है, ऐसा करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। इस तरह कम से कम मैं महाराज की नज़रों में बेइज्जत होने से तो बच जाऊंगी। फिर एक दिन, बधाई हो महाराज, मगध देश के नरेश तारीफ सिंह ने संदेश भेजा है कि वे हमारे राजकुमार से अपनी बेटी राजकुमारी अनुराधा का विवाह करने के लिए तैयार है। आहा, तब आप तुरंत राज ज्योतिषी जी से विवाह का मुहूर्त निकलवाकर उन्हें संदेश भेज दीजिए कि फला दिन राजकुमार की बारात मगध देश आएगी। जो आज्ञा महाराज, कहकर महामंत्री वहां से चला गया। अगले दिन राजा ने महारानी को राजकुमार की शादी का निश्चित दिन बताया। प्रिय, अब राजकुमार की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हम बड़ी ही धूमधाम से अपने राजकुमार की शादी करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, सुनकर महारानी गहरे सोच में पड़ गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।